So, the story From Mother with Love is written by Zoa Sherburne. From the very starting line, she tells us about the central character Minta Hawley, who is teenager, emotional and indifferent girl. तो राइटर जोआ शेरबर्न हमें शुरू से ही बताती हैं हमें अपने मरकज़ी किरदार के बारे में, जो कि मिंटा हॉले है, जो कि एक टीनेजर लड़की है और बहुत जज्बाती है। इसके अलावा लाताल्लुक़ रहने वाली है, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वी आर टोल्ड अबाउट द डेडली इलनेस ऑफ हर मदर। शुरू से ही जोआ हमें बताती है कि उसकी मदर एक मोहलिक बीमारी का शिकार हैं। मिंटा इज़ द डॉटर ऑफ जॉन हॉले एंड मैरी हॉले। Her mother Mary Hawley is suffering from a fatal disease, but she pretends as she doesn't know about it because she doesn't want to see them in pain. मगर वो बिल्कुल ऐसे जाहिर करती हैं जैसे उसे इस बीमारी का पता ना हो, और ना ही वो अपने फैमिली वालों को जाहिर होने देती हैं कि वो इन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती। Minta is informed about her mother's illness by her father, John Hawley. The doctor has said to John Hawley that his wife is going to die within 3 months. मिंटा को उसके बाबा उसकी माँ की बीमारी में बताते हैं, और मिंटा के फादर को डॉक्टर ने बताया होता है कि उनकी जो वाइफ है वो 3 महीने तक जिंदा रह पाएंगी। It becomes difficult for him to convey this message to her daughter. मिंटा के बाबा के लिए मिंटा को ये पैगाम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। One morning after taking breakfast, John Hawley takes her to the beach and tells her all about her mother's worst health. एक सुबह नाश्ते के बाद मिंटा के बाबा उसे साहिल समंदर पे ले जाते हैं और मिंटा को सारा कुछ बता देते हैं। Minta wants to go to boarding school named Mary Hill. Her father asked her to stay home this year because of her mother's illness. तो मिंटा के बाबा मिंटा को रुकने के लिए कहते हैं उसकी मामा की बीमारी की वजह से। Her father also asks her not to reveal it to her mother and also to pretend to be normal. तो उनके बाबा उसे ये भी कहते हैं कि आप ऐसा एक्ट करें कि आप बिल्कुल नॉर्मल नजर आएं। After returning home, Minta is very worried about the health of her mother. However, she acts as to be usual. मिंटा अपनी मम्मा की बीमारी के बारे में तो बहुत फिक्रमंद होती है, लेकिन वो ऐसा जाहिर करती है जिसे वो अमूमन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है। She watches television and has a talk about the programs. वो उसी तरह से टीवी देखती है और प्रोग्राम्स के बारे में बात करती है। She talks to her mother about Christmas shopping. इसके अलावा अपनी मदर से क्रिसमस शॉपिंग के बारे में डिस्कस करती है। Her mother prepares gift for the forthcoming Christmas, but Minta does not enjoy. उसकी मामा जब क्रिसमस के लिए गिफ्ट्स तैयार करती हैं तो वो उस चीज़ को बिल्कुल enjoy नहीं करती। She sees a sign of serious illness on the face of her mother. One night, Minta cries bitterly. Her mother comes to her to comfort her smaller Minta. एक दिन जब वो बुरी तरह से रोती है तो उसकी मामा अपनी छोटी सी मिंटा को तसल्ली देने आती हैं। आफ्टर सम टाइम हर मदर इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल। कुछ ही अरसे बाद उसकी मम्मा हॉस्पिटल में दाखिल होती हैं। शी रिमेन्स देयर फॉर सम डेज। मिंटा इज़ मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। शी डज नॉट क्राई इवन एट द फ्यूनरल ऑफ हर मदर। और वो इतनी दलेर हो जाती है कि वो अपनी मामा के जनाजे पे भी नहीं रोती। शी इज़ नाउ अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल। अपनी मदर की डेथ के बाद अब वो एक जिम्मेदार लड़की बन जाती है। शी सिट्स इन ब्लू चेयर। वो उसी नीली चेयर में बैठती है ऑन विच हर मदर यूज टू सिट, जिस पर इसकी मामा बैठा करती थी। एंड टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर हर फादर एंड मैनेजिंग द हाउस होल्ड अफेयर। और इसी तरह अपने रोजमर्रा घर के मामूलात और अपने बाबा की जिम्मेदारी वो ले लेती हैं। Okay, after that, coming towards question answer. Question number 1 is, how is the theme of From Mother with Love, a universal theme, presents in literature across all cultures? तो किस तरह से जो इस कहानी का मरकजी ख्याल है उसको आप कह सकते हैं कि वो तमाम दुनिया में सेम और एक जैसा है, और इसका जो मरकजी ख्याल है वो यूनिवर्सल है। So the chapter From Mother with Love deals with the universal theme. तो इसका जो मरकजी ख्याल है वो आलमगीर है, मीन पूरी दुनिया में एक जैसा है। मदरहुड इज अ यूनिवर्सल पैशन विच डजंट वेरी एंड रिमेन्स द सेम इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ममता का एहसास एक ऐसा एहसास है जो दुनिया के हर कोने में एक जैसा रहता है और कहीं तब्दील नहीं होता। मदर्स वेदर दे आर अमेरिकन, अफ्रीकन, ईस्टर्न और वेस्टर्न लव देयर चिल्ड्रन डेयरली। कोई भी माँ हो, चाहे वो अमेरिकन, अफ्रीकन, ईस्टर्न, मशरिकी हो या मगरबी हो, वो अपने बच्चे से बेपनाह प्यार करती है। द राइटर has narrated story that is based on the theme of maternal love. Moreover, the story also explains the strength and depth of close relationship which remains the same in the whole universe. That is why the theme of the story is universal. ममता के अलावा ये और भी करीबी जो रिश्ते हैं उनकी
मजबूती और उनकी गहराई का एहसास दिलाते हैं। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये तमाम रिश्ते चूंकि तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं, हर कहीं ये प्यार होता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो मरकजी ख्याल है वाकई तमाम वर्ल्ड में एक जैसा है और इसका थीम यूनिवर्सल है। Coming towards question number 2 that comment on the plot of the story. So plot is the logical connection of the events which happens in the play and overall flow of the story. तो दो चीज़ों का नाम है, एक तो लॉजिकल कनेक्शन, यानी जितने भी वाक़यात हैं प्ले में वो एक दूसरे के साथ किसी लॉजिक के तहत कनेक्ट हैं। इसके अलावा कहानी की जो रवानी है एक, उसका नाम प्लॉट है। द प्लॉट ऑफ द स्टोरी मूव्स इन एन इमोशनल एंड ग्रिपिंग सीक्वेंस। हमारे पास जो स्टोरी है उसका प्लॉट जो है वो एक इंतहाई जज्बाती और इंतहाई जकड़ देने वाले अंदाज से आगे बढ़ता है। Where each affects the next one through the principle of cause and effect. जहाँ एक सीन दूसरे सीन के बाद आता है और एक अफेक्ट पैदा करता है। Let me define the term cause and effect. Cause and effect को राइटर्स जो हैं वो लिटरेचर में यूज करते हैं। कॉज कोई वजह होती है और जिसके अफेक्ट में प्लॉट के इवेंट्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम मदर विद लव में मिंटा हॉले की मदर की जो बीमारी है वो एक कॉज है जिसके नतीजे में सारे इवेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और हम देखते हैं कि स्टोरी एंड तक जाती है इसी कॉज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल मिंटा हॉले का मैरी हिल स्कूल ना जाना, मिंटा का बीच पर जाना, मिंटा का प्रिटेंड करना दैट शी डजंट नो अबाउट हर मदर इलनेस, यानी एंड तक स्टोरी के जितने भी इवेंट्स आकर होते हैं वो इसी कॉज की वजह से होते हैं जिसके अफेक्ट में ये सारे एक्शंस होते हैं। द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज सिंपल विद 3 कैरेक्टर्स बट इट मूव्स टुवर्ड्स इट्स एंड in a manner which is full of suspense, thrill and emotional connection. दो इस कहानी का जो प्लॉट है वो इंतहाई सादा है, लेकिन जब ये एंड की तरफ बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिल जो है वो पैदा करती है। The reader is curious about Minta's acceptance of tragedy and her reaction. तमाम कहानी में हमें यही तजस्सुस रहता है कि मिंटा क्या एक्सेप्ट करेगी इस गम को और वो कैसे बर्ताव करेगी इसके बाद। द एंड ऑफ द स्टोरी इज द मोस्ट कन्विंसिंग वन। जब हम एंड तक पहुंचते हैं तो इंतहाई सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सो ओवरऑल द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज स्प्लेंडेड। बड़ा शानदार इसका प्लॉट है, वन विच इवोक्स इमोशन, ऐसा प्लॉट जो आपके जज्बात को जगाए एंड लीव्स एन एवरलास्टिंग इफेक्ट ऑन द रीडर, और इसके अलावा पढ़ने वालों पर एक ना ख़त्म होने वाला असर छोड़ देता है। Question number 3 is that identify the narrator of the story. Narrator of the story means a person who is narrating the story. The story is mostly narrated by the third person omniscient, that is the writer Zoa Sherburne. किसी भी स्टोरी में जब हमें बताया जाता है स्टोरी के बारे में तो या तो करेक्टर्स के अपने डायलॉग्स होते हैं और या फिर थर्ड पर्सन omniscient वो नरेटर होता है जो पीछे से हमें स्टोरी बयान करता है। अब बहुत सारी जगहों पे ज़ोआ शेबर्न जो है वो खुद ही हमें स्टोरी बता रही होती है, जैसे फर्स्ट लाइन से ही वो हमें कहती हैं कि द डे मिंटा ग्रू अप वाज अ क्रिस्प गोल्डन डे ऑफ सितंबर। तो मतलब वो शुरू से ही हमें इंट्रोडक्शन देती है मिंटा का। थर्ड पर्सन ओमिनिसेंट वो नरेटर होता है जो कहानी का पार्ट नहीं होता, बल्कि उसे कहानी के बारे में और अपने कैरेक्टर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होता है, इवन उसके जहन में जो चल रहा है और वो जो सोचता है और जो फील करता है। तो वो हमें उसके एहसासात जो है वो थर्ड पर्सन नरेटर यानी ऑथर बताता है, या तो ऑथर खुद थर्ड पर्सन ओमनीसेंट बन जाता है या फिर किसी और के थ्रू आपका बताता है। बहरहाल इस स्टोरी में ज़ोआ शेबर्न जो हमारे पास ऑथरेस हैं वो ही थर्ड पर्सन ओमनीसेंट का काम करती हैं और हमें स्टोरी बताती हैं। हु इज़ एन एक्सटर्नल कैरेक्टर एंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी। देयर आर 3 मेजर कैरेक्टर्स, मिंटा, हर फादर एंड हर मदर, हु कंट्रीब्यूट इनटू द स्टोरी थ्रू देयर डायलॉग्स। तो 3 और जो कैरेक्टर हैं, मतलब मिंटा के बाबा, उनकी मामा और वो खुद, वो डायलॉग्स के थ्रू कहानी में रवानी पैदा करते हैं। द डायलॉग्स ऑफ द कैरेक्टर ऑल्सो टेक द प्लॉट अहेड। डायलॉग्स का बेसिक काम क्या होता है, वो ये होता है कि वो कहानी को आगे लेके जाते हैं। मिंटा हॉले इज द मेन नरेटर ऑफ द स्टोरी। सबसे ज्यादा मिंटा के जज्बात चुके हैं वो हमें मिलते हैं देखने को, तो इसीलिए वो कहानी की मेन नरेटर है most of the time. From the very beginning she tells and introduces us to her parents and the pain she is going
थ्रू। तो शुरू से ही वो अपने मम्मा पापा से हमारा तारुफ कराती है, इसके अलावा उस तकलीफ के बारे में भी हमें बताती है जिससे वो गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज एनालाइज एंड कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मिंटा। द आंसर इज दैट मिंटा इज द सेंट्रल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एज द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर। मिंटा इस कहानी का सबसे मजबूत तरीन किरदार है क्योंकि तमाम कहानी उसी के गिर्द घूमती है। किसी भी कैरेक्टर के इम्पोर्टेंट होने की जो निशानी है वो ये है कि तमाम स्टोरी उसी के गिर्द घूमती है और उसी के मतलब बात करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिंटा जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है। When the story starts, she is shown as a careless teenager who is ambitious and immature. तो शुरू में जब कहानी शुरू होती है वो एक केयरलेस सी टीनेजर गर्ल है कि जिसकी अकल इतनी पुख्ता नहीं होती। लेटर द सर्कमस्टांसेस टर्न हर इनटू अ मैच्योर, सीरियस एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल। लेकिन बाद के हालात उन्हें बहुत संजीदा और बहुत मैच्योर और बहुत दलेर लड़की बना देती है, हु कैन इवन फेस द डेथ ऑफ हर मदर विद अटमोस्ट करेज एंड स्ट्रेंथ, जो कि बहुत मजबूती और अब बहुत हौसले के साथ अपने मामा की डेथ को एक्सेप्ट करती है। मिंटा बिकम्स द स्ट्रेंथ ऑफ हर फादर, सेक्रीफाइसिंग हर स्टडीज़ एंड ड्रीम ऑफ जॉइनिंग मैरी हिल। इसी तरह मिंटा अपने बाबा के लिए भी मजबूत सहारा बनती है और वो मैरी हिल जाने का ख्वाब भी छोड़ देती है। एट लास्ट शी टेक्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर फादर एंड हाउस होल्ड चोर्स एंड एक्सेप्ट्स द रियलिटी ब्रेवली। और आखिर में हम देखते हैं कि वो तमाम जिम्मेदारी संभाल लेती है, अपने घर के भी, अपने बाबा के भी, और हकीकत का बड़ी दलेरी से सामना करती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी एंड हाउ इट इज़ रिजॉल्व। आपके ख्याल में स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ है और वो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, इसको मतलब उसके साथ लड़ा कैसे जाता है। किसी भी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट या तसादुम क्या चीज़ होती है। सो इन लिटरेचर कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ क्लैश बिटवीन टू अपोजिंग फोर्स दैट क्रिएट्स नैरेटिव थ्रेट फॉर अ स्टोरी। तो हम किसी भी ड्रामा, किसी भी स्टोरी में जब देखते हैं तो एक तसादम होता है गुड एंड बैड के बीच में। आपने देखा होगा विलेन होता है, हीरो होता है, तो एक नेकी और बदी की जंग जारी होती है। किसी दो अपोजिंग फोर्स यानी विलेन और दो लोगों के बीच में भी हो सकता है, या फिर कैरेक्टर का अपने आप के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी अंदरूनी फेयर के साथ, किसी भी मसले के साथ। जैसे मिंटा को यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है और एक खौफ होता है और वो उस खौफ के साथ बहादुरी से जीतना चाहती है, मतलब वो खौफ, उनकी मामा के खौफ, खो जाने का खौफ। इसके अलावा आपने हिज फर्स्ट फ्लाइट में देखा कि जो सी गर्ल है उसके अंदर का खौफ जो था उड़ने के लिए, उसको हर्डल कर रहा था और वो उससे लड़ रहा था। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। सो इन लिटरेचर कॉन्फ्लिक्ट जो है ये क्लैश होता है जो दो अपोजिंग फोर्स के बीच में, यानी दो मुतज़ाद ताकतों के बीच में होता है, दैट क्रिएट्स द नैरेटिव। और इसी तरह से हमारी जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है, इसका जो ताना बाना है वो बुना जाता है। So conflict occurs when the main character struggle with either an external conflict or internal conflict. In this story, Minta is struggling with her internal conflict, that is the secret of her mother's illness. Secret of mother illness को कैसे बरकरार रखना है, मिंटा उसी के साथ conflict में है। She thinks her mother doesn't know and she wants to pretend happy. अब उसे यही पता है कि उसकी मामा को उसकी बीमारी का पता नहीं है और उसे एक्टिंग करनी है कि वो बहुत खुश है। Meanwhile, she is constantly feeling sad inside. लेकिन इस तमाम स्टोरी में अंदर से गमज़दा भी है, लेकिन ऊपर से उसे ये शो भी करना है कि वो कुछ नहीं जानती, एंड शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। सो द कॉन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व थ्रू द लेटर्स हर मदर रोट बिफोर डेथ। उसका कॉन्फ्लिक्ट तभी ख़त्म होता है, उसकी अंदर की परेशानी, जब वो अपने मम्मा के लिखे हुए लेटर्स देखती है और उसे पता चलता है कि उसे ये सारा कुछ मालूम था। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ वेयर डज मिंटा's फादर टेक हर टू डिस्कस हर मदर्स इलनेस। सो बहुत इजी क्वेश्चन, कहाँ पे ले जाते हैं उसके बाबा और उसे बताते हैं। सो मिंटा's फादर टेक्स हर टू द बीच, ही टेक्स हर टू द अदर पार्ट ऑफ बीच, साहिल समंदर पे उसको ले जाते हैं, वेयर देयर आर नो पीपल बट ओनली द जैक्ड पाइल ऑफ रॉक दैट जटेड आउट इनटू द बे। तो सिर्फ नोकीली चट्टानें होती हैं जो कि साहिल समंदर की तरफ उभरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट अप्रोच वुड यू हैव प्रेफर्ड, डिसेप्शन और ऑनेस्टी, इफ यू हैड टू डील
with similar circumstances like Minta's mother. तो अगर मिंटा की सिचुएशन आपके होती तो आप क्या पसंद करते? या तो ऑनेस्टली उस बंदे को बता देते या फिर उससे झूठ बोलते? So if I had to go through these circumstances, I would have preferred deception over honesty. तो शायद deception को ही पसंद करते. It is true that we need proper care and medication when we are ill. For that, we need to tell the family about the seriousness of the case. But sometimes, when it seems clear that a close relative like one of parent or sibling is going to die, we should not tell him or her. तो कभी-कभी अगर हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए और बहुत करीबी जो हमारा होता है वो हमें पता होता है कि हमसे जा रहा है, सो हमें इस सीक्रेट को डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए. समटाइम दिस टाइप ऑफ डिसेप्शन इज मोर कंफर्टिंग देन द बिटर ऑनेस्टी. तो तल्ख हकीकत से बेहतर है कि हम उसको छुपाएं. नंबर 8 इज हाउ डिड द विटामिन पिल्स बिकम सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो द विटामिन पिल्स आर टेकन फॉर फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस. Minta's father is shown as an emotionally weak but loving and caring character. Vitamin pills symbolizes the sign of strength. When Minta's mother expresses her concern about her husband's vitamin pills in the end of the story, she tries to say to Minta to take the responsibility of her father. तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो इस ड्रामा में जो विटामिन पिल्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं एक जिम्मेदारी को, और यही वजह है जब मिंटा की मम्मा उसे हॉस्पिटल में बताती हैं कि उसे चाहिए कि वो अपने बाबा के विटामिन पिल्स का ख्याल रखें, तो विटामिन पिल्स के ज़रिए वो उसे एक जिम्मेदारी सौंप के जाना चाह रही होती है. At the end, Minta places the vitamin pills at the place where she could see them. और एंड पे हम देखते हैं कि मिंटा भी ऐसी जगह पे उन विटामिन पिल्स को रखती है जहाँ से वो उसे आसानी से देख सके. इसका मतलब है कि ये वो अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लेती है और रियलाइज़ कर लेती है. सो इट सिम्बलाइजेस, इससे पता चलता है कि ये जो विटामिन पिल्स हैं ये सिम्बलाइज़ करते हैं, ये जाहिर करते हैं हर रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने ऊपर तमाम जिम्मेदारी का बोझ जो है वो उठा लेती है. तो इस तरह से जो विटामिन पिल्स हैं वो एक साइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट हाउ डिड मिंटा change over the course of the story? Limit your answer to just 5 sentences. So Minta is shown as idealistic, emotional and careless girl in the beginning. मतलब क्वेश्चन ये है कि कैसे आपको पता चलता है कि मिंटा जो है स्टोरी के दौरान उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. तो शुरू में जो मिंटा है वो बड़ी आइडियलिस्टिक, इमोशनल, एक आइडियल वर्ल्ड में रहने वाली लड़की है, इमोशनल है, बहुत जज्बाती है, और केयरलेस है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर नहीं है तो ज़्यादा परवाह नहीं करती किसी चीज़ की. बट शी इज़ शॉक्ड व्हेन हर फादर रिवील्स दैट हर मदर इज़ अबाउट टू डाई. लेकिन जब उसके बाबा उसको बताते हैं तो वो बिल्कुल सदमे का शिकार हो जाती है. शी हावेवर एक्सेप्ट्स द रियलिटी. बादजा वो इस हकीकत का एतराफ़ कर लेती है एंड प्रिपेयर्स हर सेल्फ फॉर द कमिंग वर्स्ट सिचुएशन. और आने वाले ख़राब हालात के लिए ख़ुद को बिल्कुल तैयार कर लेती है. दिस मेक्स हर मेच्योर एंड स्ट्रॉन्ग एट द एंड. और इस तरह से वो एंड पर बहुत ज़्यादा मेच्योर और स्ट्रॉन्ग बन जाती है. शी टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर फादर एंड हाउस होल्ड. और इस तरह से अपने बाबा की और घर के कामों की पूरी जिम्मेदारी ले लेती हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डज द ब्लू चेयर सिग्निफाई इन लिटरेचर. सो द ब्लू चेयर इन विच मिंटा's मदर यूज्ड टू सिग्निफाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एल्डरलीनेस. सो ब्लू चेयर मिंटा की मामा बैठती थी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ेपन को जाहिर करती हैं. ब्लू इज़ यूज टू ड्रॉ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड रिप्रेजेंट कामनेस एंड पीस. इसके अलावा नीला रंग जो है वो एक अमन और सुकून को भी जाहिर करता है. चेयर इज़ कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ पीस एंड रेस्ट. इसके अलावा कुर्सी जो है वो हमेशा एक सुकून और आराम को जाहिर करती है. whereas an empty chair represents its emptiness. जबकि खाली चेयर का मतलब है कि वो जगह जो है वो इस चीज़ से खाली है. so the significance of the blue chair is a sad emptiness devoid of a responsible and mature person. तो वो चेयर जब खाली होती है तो इसका मतलब है कि एक जिम्मेदार और एक मेच्योर बंदा वहाँ पे नहीं है. दिस एम्प्टीनेस इज फिल्ड एंड कंपनसेटेड व्हेन मिंटा सिट्स इन इट. जब मिंटा इस चेयर में बैठती है तो इसका मतलब है वो इस कमी को पूरा कर लेती है. Question number 11 is that explain how Minta knows that her mother accepted death. Why is the knowledge comforting for her?
तो मिंटा को कैसे पता चलता है कि उसकी मदर ने जो है अपनी डेथ को बखुशी एक्सेप्ट कर लिया था, और इस बात का इल्म मिंटा के लिए बाइस सुकून क्यों होता है? सो मिंटा हैड दिस फीलिंग दैट हर मदर वाज नॉट अवेयर ऑफ हर इलनेस, बट आफ्टर हर मदर्स डेथ व्हेन शी फाउंड सेवरल वेल अरेंज्ड एंड वेल रिटन लेटर्स टू डिफरेंट पीपल इन हर मदर्स ड्रॉर्स, शी केम टू नो दैट हर मदर वाज अवेयर ऑफ हर इलनेस एंड फास्ट अप्रोचिंग डेथ। तो जो दराज में पड़े हुए बहुत सारे लेटर्स और गिफ्ट्स उसको मिलते हैं, तो उससे उसको अंदाजा हो जाता है कि उसकी मामा को उसकी बीमारी का पता था। दिस नॉलेज वाज कंफर्टिंग बिकॉज शी हैज़ अ फीलिंग दैट शी हैड डिसीव्ड हर मदर, क्योंकि शुरू से वो यही सोचती थी उसने अपनी माँ को धोखा दिया बाय नॉट टेलिंग हर अबाउट हर इलनेस, और उसे उसकी बीमारी का नहीं बताया। तो उसे एक एहसास जुर्म और एक पशेमानी, एक गिल्ट फील हो रहा था। वंस द ट्रूथ इज रिवील्ड, लेकिन जब उसे एक बार सच्चाई का पता चल गया, शी फील्स बेटर, तो वो बहुत आराम महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट राइट डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ मिंटा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर लिख सकते हैं और दोनों का सेम भी कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज दैट मिंटा इज द सेंट्रल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो ये कहानी का सबसे मजबूत तरीन किरदार और मरकजी किरदार है। शी इमेंसली इवॉल्व्स थ्रू द कोर्स ऑफ द स्टोरी। व्हेन द स्टोरी स्टार्ट, पूरी कहानी के दौरान मिंटा हमारे सामने बिल्कुल पूरी तरह क्लियर होकर सामने आती है। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो एक केयरलेस टीनेजर गर्ल है जो कि एम्बिशियस है मेरी हिल जाने के लिए, और उसके अलावा इमेच्योर भी है क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। व्हेन शी लर्न्स द फैक्ट दैट हर मदर इज गोइंग टू डाई एंड दैट शी वुड नॉट बी एबल टू जॉइन मैरी हिल दिस ईयर, शी इज सैड। सो दिस सैडनेस ग्रोज इन हर, ये जो गम है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है, मेकिंग हर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, और उसे मजबूत से मजबूत तर कर रहा होता है। शी कन्फ्रंट्स सेवरल नाइटमेयर्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रैंडम थाट्स। वो कई ख्यालात उसके जहन में आते हैं, इसके अलावा कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और तजादात जो हैं वो उसके अंदर चल रहे हैं। इसके अलावा कई रातों को उसने डरावने ख्वाब देखे एंड लिव्स विद द बर्डन ऑफ सीक्रेट, और इसके अलावा इस बोझ के साथ वो ज़िंदा रहती है कि उसकी मामा जो है वो जल्दी ही मरने वाली हैं और उनको पता भी नहीं है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन जब हम आखिर में देखते हैं वी फाइंड मिंटा इनटू अ मैच्योर, सीरियस एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल, कि मिंटा जो है वो एक बड़ी मजबूत, बड़ी दलेर और बहुत मैच्योर और बड़ी सुलझी हुई लड़की बन जाती है, हु कैन इवन फेस द डेथ ऑफ हर मदर, जो कि अपने मदर की डेथ को भी इवन फेस कर रही होती है विद अटमोस्ट करेज एंड स्ट्रेंथ, बहुत बहादुरी के साथ। So students, this was all about question answer. Hope you get your notes. क्वेश्चन के आंसर जहाँ पे आपको लेंथी नज़र आते हैं वो इसलिए हैं to get good marks. दूसरी बात ये है कि आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं. So that was all about a question answer. Coming towards the exercise, there is vocabulary: lazy, vengeful, vain, snobbish, sympathetic, arrogant, ambitious, proud, and you have to read the sentence and according to that you have to fill in the blanks. फर्स्ट वन इज़ देयर इज़ नो हाउस इन द टाउन बेटर देन माइन। मीन टाउन में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत घर किसी और का नहीं है। सो दिस बिहेवियर इज़ कॉल्ड स्नॉबिश। आई कैन स्टैंड टॉकिंग टू पुअर पीपल, मीन आई कैन नॉट बेयर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता पुअर पीपल से या गरीब लोगों से बात करते हुए। दिस इज़ कॉल्ड एरोगेंट, मीन गुरूर है इनका। नंबर 3, माई सन डिड रियली वेल इन हिज एग्ज़ाम, दिस इज़ कॉल्ड प्राउड, जिसको हम फ़ख्र कहते हैं। नंबर 4 इज़ ओ माई हेयर लुक्स वंडरफुल टुडे, दिस इज़ वेन बिहेवियर, जब शो ऑफ किया जाता है, जब ख़ुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, दिस इज़ कॉल्ड वेन बिहेवियर। नंबर 5 इज़ आई जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड टुडे, दिस इज़ कॉल्ड लेजीनेस, आप लेज़ी होते हैं तो बेड से बाहर नहीं निकलना चाहते। नंबर 6 इज़ आई विल ओन माई ओन बिजनेस विद इन 5 years, तो 5 सालों में मेरे पास अपना बिजनेस होगा, दिस इज़ कॉल्ड एम्बिशियस, जब आप बहुत ज़्यादा, आपकी दिली ख्वाहिशात होती हैं, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं। Number 7 is Sajida, I understand what you are going through, this is called sympathetic, जब बहुत हमदर्दाना फीलिंग्स होती हैं आपकी और आप दूसरों के जज्बात को समझते हैं। Number 8 is I will never forget what she did to me, तो मैं ये कभी नहीं भूलूंगी जो उसने मेरे साथ किया। It is vengeful बिहेवियर, तो ऊपर ब्लॉक में से आप वेंचफुल उठा के यहाँ पे लिख दीजिएगा, और वेंचफुल का मतलब है बदला लेना, मतलब जो आपने के साथ हुआ आप भी उसका बदला लेने चाहते हैं। कमिंग टूवर्ड्स दी सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको लिखने हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, विच और हुज।
हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस वो हैं जो दो क्लॉजेस को रिलेट करते हैं। इनमें से जो हु है वो ह्यूमन बींग्स के लिए हम यूज़ करते हैं, विच जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, और हुज जो है वो पोजेशन यानी मिल्कियत बताता है। सो नंबर 1 इज आई टॉक टू द गर्ल हुज कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप। क्योंकि यहाँ पे कार के पोजेशन मिल्कियत की बात हो रही है तो यहाँ पे हम हुज इस्तेमाल करेंगे, हुज कार, जिसकी कार जो है वो दुकान के सामने टूट गई थी। मिस्टर निज़ाम हु इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि यहाँ पे कोई मिल्कियत नहीं बता रहे बल्कि मिस्टर निज़ाम के बारे में बता रहे हैं, तो हमने कहा कि हम ह्यूमन बींग के लिए हु इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ वाई वी विल पुट हु इन द सेकेंड ब्लैंक। नंबर 3 इज़ आई लिव इन हाउस इन हयाताबाद। अब हयाताबाद चूँकि ह्यूमन बींग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, वी विल यूज़ विच इज़ इन पेशावर। Number 4 is this is the girl who comes from Spain. Mean girl, human being, again we will use relative pronoun who. Number 5 is that's Abrar, the boy dash has just arrived at the airport. Again we have boy, so we will use who. Number 6 is thank you very much for your email which was very interesting. So email is non-living thing. किस चीज़ का नाम? We will use relative pronoun which. Number 7 is the man whose father is a professor. तो उसके वालिद जो हैं वो प्रोफेसर हैं, दैट इज़ वाई वी यूज़ हुज पोजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 8 को देखें, द चिल्ड्रन हु शाउटेड इन द स्ट्रीट, तो चिल्ड्रन ह्यूमन बींग्स, वी विल यूज़ हु। नंबर 9 द कार हुज ड्राइवर इज़ अ यंग मैन। यहाँ पे कार ये नॉन लिविंग थिंग है लेकिन हम उसकी कार की पोजेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वी विल यूज़ हुज। नंबर 10 व्हाट डिड यू डू विद द मनी विच योर मदर लेंट यू, तो which because money is the name of thing, so that is why we use which. Number B part of the exercise on page 46, that is underline the indefinite pronouns or pronouns in the following sentence. There are table of 10 indefinite pronouns across these 9 sentences. Then use the pronoun in your own sentence. अब देखें, everybody enjoys cricket matches. Okay, let me first tell you about indefinite pronouns. Indefinite pronouns वो होते हैं जिसमें हम स्पेसिफिक किसी बंदे को किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करता, बल्कि ये जनरल या कॉमन प्रोनाउन होता है जो कि जनरली सबको मुखातिब करता है। फॉर एग्जांपल देखें, नंबर 1 में एवरीबडी एंजॉयज क्रिकेट मैचेस। किसी भी स्पेसिफिक एक बंदे की बात नहीं हो रही, हम कहते हैं कि एवरीबडी, वहाँ पे मौजूद हर एक बंदा जो था वो एंजॉय कर रहा था क्रिकेट मैच को। So everybody is indefinite pronoun. Does anybody have the time? तो मीन जनरल लोगों में से कोई भी, anybody, जो भी टाइम रखता हो, not specifying the person. So again anybody is indefinite pronoun. Everybody का ज़रा जुमला सुन लें। Everybody was worried for him, or everybody was enjoying the meal, etc. Number 2 anybody का ज़रा सुन ले जुमला। Anybody who is having the car, anybody who is interested in the match, it could be the possible sentence. Number 3 is one student read while the other listened to him carefully. So can you find out the indefinite pronoun in this sentence? Yes, of course. The word one is indefinite pronoun, क्योंकि इसमें किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को हम नहीं बुला रहे कि अरशद जो है या कोई दूसरा रीड करेगा और दूसरा सुनेगा। वन स्टूडेंट हमने कहा है कि वन स्टूडेंट जो है वो पढ़ेगा while the other listen। और इसके अलावा अदर जो है वो और स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे हैं, तो स्पेसिफाई नहीं है कि अदर्स कौन है, सो अदर्स इज ऑल्सो indefinite pronoun। वन को हम जुमले में इस तरह से यूज कर सकते हैं, he is the one who works hard, one should not be disappointed, one works hard and the others are enjoying। नंबर 4 की तरफ आइए, nobody knows the trouble I have seen। nobody is indefinite pronoun। Number 5 is the secret was known by few, कुछ ही लोगों को पता था, so few is indefinite pronoun। nobody knows the pain she bore, और nobody knew the address। ये sentences हुए। few people are hard working, और few are born genius। Number 6 देखिए, no the secret was known by many। many आपको नहीं पता कितने लोग, so many is indefinite pronoun। many people watched the match। ये सेंटेंस हो सकता है। surely you recognize somebody, somebody is indefinite pronoun। somebody please help me, somebody was there in the kitchen। last sentence देखिएगा, is there anything that I can do, so anything is indefinite pronoun। do you know anything about the girl, so this could be the possible sentence। hope students आप relative pronouns और indefinite pronouns के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। Please do support me and subscribe my channel if you didn't yet. Take good care of yourself and thanks for watching my